हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो आज हम 2 मार्च 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो ये ज़रूर आप कर दीजिएगा फ्रॉम योर साइड। तो हम पूरा डिस्कशन देखते हैं इन डेप्थ। तो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन फॉर दोज अबव 60। तो दो कैटेगरी के लोगों के लिए अभी ये जो वैक्सीनेशन इनैक्युलेशन ड्राइव है वो चल रही है। एक वो जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, ठीक है, 60 एज के ऊपर के व्यक्ति। और दूसरे वो 45 प्लस हैं जो विद कोमॉर्बिडिटीज़ कि जिनको अलग अलग तरीके के कुछ और डिजीज़ भी हैं। ठीक है, और किसके थ्रू ये रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं बेनिफिशियरी? कोविन पोर्टल के थ्रू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर्स 1.46 लाख पीपल फ्रॉम द 2 प्रायोरिटी ग्रुप्स गॉट देयर फर्स्ट डोजेज ऑफ द वैक्सीन्स। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक्सप्लेन सेक्शन में पूरा आर्टिकल आया है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है उस पर, कोविन ऐप पे, कोविन या फिर जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर, और क्या क्या बेनिफिशरी को डिक्लेयर करना चाहिए वैक्सीनेशन से पहले, किन किन को एक्सक्लूड रखा गया है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सभी को वैक्सीनेशन लगाने के लिए आप भेज दो, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को इससे एक्सक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान चाइना मस्ट बिल्ड ऑन, तो इससे रिलेटेड भी आर्टिकल हम एडिटोरियल और आइडिया पेज पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे एक न्यूज़ है, मैन एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग रिलेटिव व्हेन शी वाज माइनर, सीजीआई लेड बेंच आस्क विल यू मैरी हर। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आपको मतलब दिखने में ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, बट देर आर सो मैनी फैक्ट्स हिडन इन दिस न्यूज़, है ना, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पे पहले मैं केस बता देती हूँ आपको हुआ क्या था कि एक जो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉय था, सरकारी अफसर। तो उसने सरकारी गवर्नमेंट ने मतलब एम्प्लॉय ने उसने क्या किया कि एक माइनर थी और रिलेटिव में ही थी, तो उसके साथ रेप किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सेशन कोर्ट ने उनको क्या ग्रांट कर दिया था, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी थी। अब यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के टाइप आपको पता होने चाहिए पहले। ठीक है, एक तो पहले ऐसे माइनर के साथ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अब मतलब वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू मैरी हर, जस्ट लेट अस नो इफ़ यू विल, अदरवाइज यू विल से वी आर फोर्सिंग यू टू मैरी हर। तो यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं। और ही वॉज सेइंग कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, है ना। और यहाँ पे ये है बात कि बेल के टाइप मैं बता रही थी आपको। तो बेल जनरली जो होती है इंडिया में वो 3 टाइप की दी जाती है। कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया विच अ पर्सन कैन अप्लाई, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्रिमिनल मैटर है। तो नंबर 1 जो होती है वो क्या हो गई आपकी, रेगुलर बेल। ठीक है, तो रेगुलर बेल में क्या होती है कि मतलब अगर आपको पहली, मतलब आपको नहीं, मतलब किसी भी जो पर्सन है ना, उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है, ऑलरेडी वो पुलिस की कस्टडी में है, तो वो क्या कर सकता है, बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, तो सीआरपीसी के अंतर्गत इन सेक्शन के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन फिल कर सकता है। दूसरे टाइप की बेल आती है इंटरिम बेल। ठीक है, इंटरिम बेल जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रांट की जाती है। एंड ये ग्रांट की जाती है एक्यूज को हेयरिंग से पहले, है ना। जो भी जो रेगुलर ग्रांट बेल और एंटीसिपेटरी बेल है, हेयरिंग से पहले ये ग्रांट की जाती है। थर्ड टाइप ऑफ बेल जिसका यहाँ पे जिक्र है, कैसी, एंटीसिपेटरी बेल, है ना। तो एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है कि आपको डाउट है कि आप अरेस्ट होने वाले हो, मतलब आप अपने लिए मत समझो, मतलब कोई और है ना, जैसे कोई कोई भी मतलब जैसे अरेस्ट होने वाला है पुलिस के द्वारा नॉन बिलेबल ऑफेंस के लिए, मतलब जो अभी आपने किया नहीं है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप होने वाले हैं, तो आप पहले ही ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या हो गई, एडवांस बेल हो गई। तो एंटीसिपेटरी बेल को ही एडवांस बेल भी आप कह सकते हो, और ये ऑब्टेन की जा सकती है सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, दो तीनों ही याद रखना, 437 किस लिए, 439 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एंड 438 किसके लिए, सीआरपीसी, जो आप पहले एडवांस बेल मांग सकते हो। ठीक है, तो ये 438 के पहले ही आपको मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता फिर कोई भी व्यक्ति, ये इसके बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट के द्वारा ये ग्रांट कर दी गई है। अब यहाँ पे केस ये है कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ज़्यादा टाइम, मतलब वो 48 आवर्स तक अगर किस में रहता है, वो रहता है अगर
अरेस्ट हो जाता है, मतलब 48 आवर्स तक वो कस्टडी में रहता है, तो उसका सस्पेंशन के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब दूसरा यहाँ पे जो सेक्सुअल कंसेंट है उसके बारे में है। अभी रिसेंटली हमने मतलब 2020 में अगस्त के टाइम पे से काफ़ी बार डिस्कस किया था कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, इस पे काफ़ी डिस्कशन चले थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी जब अनाउंस किया था 74th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में, और इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने भी एक कमेटी सेटअप की थी, है ना, कि जो मदरहुड और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को देखते हुए, तो ये सारे को देखते हुए जो जेटली कमेटी थी वो हेड कर रही थी, है ना, तो ये सब भी चीज़ें मेंशन की गई थी उसमें। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रेजेंट एज ऑफ मैरिज, तो अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो वो क्या है, 1954, ठीक है। और ये प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, तो इसमें क्या प्रिस्क्राइबेशन किया गया है कि 18 एंड 29 ईयर जो है एज ऑफ कंसेंट रखी गई है, किसके लिए, मैरिज के लिए, फॉर वुमेन एंड मेन, मेन के लिए 21 एंड गर्ल्स के लिए 18, ठीक है। अब ये भी है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एज ऑफ मेजोरिटी, तो मेजोरिटी वाली जो एज है वो जेंडर न्यूट्रेंट है, मतलब जेंडर न्यूट्रल, मतलब कि वो महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ही समान है। एंड जब भी इंडिविजुअल जो है एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेगा 18 एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी हम बात करें यहाँ पे, जैसे एज ऑफ कंसेंट भी आता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे जो चाइल्ड मैरिज था उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, माइनर्स को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पे जो लड़की थी वो 16 साल की थी, ठीक है। एंड सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, उसमें ये सेट की गई है एज 18, ठीक है, ब्राइड के लिए 21 मिनिमम एज फॉर ग्रूम। और चाइल्ड मैरिजेस इलीगल नहीं है, ठीक है, ये भी हमें फैक्ट पता होना चाहिए कि चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट इलीगल इवन दो दे कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर इन द मैरिज, ठीक है, केवल उसको रिक्वेस्ट पे मतलब उनको वॉइड किया जा सकता है। और अगर हम बात करें इस्लाम की, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग हैं, तो मैरिज ऑफ माइनर, ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि वन हु हैज़ अटेंड प्यूबर्टी इज़ कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है, जो प्यूबर्टी की एज अगर अटेंड कर लिए तो शी इज़ एलिजिबल टू गेट मैरिड, है ना, तो ये है। और बाकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद अ माइनर उसको रेप ही कहा जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पे एक्यूज़ ये भी बोले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं माइनर भी इसमें इन्वॉल्व थी, है ना, वो उसने भी कंसेंट दिया था, लेकिन यहाँ पे वो कंसेंट जो है ऑफ अ माइनर दैट इज रिगार्डेड एज इनवैलिड सिंस शी इज डीम्ड इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे उस वाली एज में मतलब ये बोला जाता है कि उसने ना समझी के वाली एज है, ना समझ वाली, नादान वाली, तो वो नहीं माना जाएगा उसका, तो यू शुड बी कॉशियस, है ना, तो ये है। द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू डिस्कस कर लेते हैं, फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन टू फोकस ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्सेज। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, MOHUA, तो ये करंटली वेट कर रहे हैं कैबिनेट अप्रूवल का कि इनको कुछ फाइनेंशियल जो प्रपोजल्स है उसका सेकेंड फेज स्वच्छ भारत मिशन के लिए। एंड ये अपना 6th एडिशन जो है एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण वो लॉन्च करेंगे, तो जब इसकी रिपोर्ट आएंगी कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड वो सब हम देखेंगे। पिछले बार जब हमने देखा था 2016 और 2020 मतलब 2016 में, तो मैसूर जो था वो फर्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण जीता था, वाइल इंदौर हैज़ वॉन द लास्ट 3 एज द सर्वे एक्सपेंडेड फ्रॉम 73 सिटीज़ टू इन 2016, ठीक है, तो 4242 सिटीज़ हो गई थी इन 2020। तो अभी बाकी के जो डेटा आएंगे वो हम देखेंगे। और यहाँ पे जो मेन बोल रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में जो बात होगी, यूनियन बजट में भी जो अनाउंस किया गया है वो सीवेज मैनेजमेंट को लेके किया गया है सारी सिटीज़ में, जहाँ पे 1 लाख से कम जनसंख्या है, ठीक है। तो हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि सीवेज सिस्टम कंपोनेंट जो होंगे उनके लिए यहाँ पे फंड दिया जाएगा। एंड ये जो लीगेसी लैंडफिल, सिंगल यूज प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा रैंकिंग किस तरीके से की जाएगी, जैसे जहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री होंगे सिटीज़ के तो ODF प्लस, जहाँ पे मतलब टॉयलेट्स मेंटेन होंगे तो उसको ODF प्लस स्टेटस दे दिया जाएगा, जहाँ पे सीवेज सिस्टम भी ऑपरेट हो रहे होंगे उसको ODF प्लस प्लस करके दे दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होंगे, एज वेल एज देयर गार्बेज फ्री रेटिंग। एंड दे विल ऑल्सो बी गिवन प्रेरक दौड़ सम्मान अवार्ड्स, ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स भी दिएंगे, जैसे दिव्या प्लेटिनियम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वला सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही कॉपर, एस्पायरिंग। तो ये सारी चीज़ें SBM से रिलेटेड हमें याद रखनी है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रिलेटरल ह्यूमैनिटी पार्लर ग्रीन, तो ये देख लेते हैं हम क्या क्या है।
तो यहाँ पे जो है ये एनजीटी से रिलेटेड है, ठीक है, एनजीटी। अब यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं है वोकैब में, मतलब जो आपको ऐसा लगता है कोई वर्ड कि जो डिफ़िकल्ट था मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बट जैसे यहाँ पे एनजीटीज कैलोस डिसमिसल ऑफ पिटिशंस रिकर्स रिकोर्स टू टेक्निकलिटीज अ बिट्रयल ऑफ इट्स मैंडेट। तो यहाँ पे जैसे क्लॉज आ गया, ठीक है, या जो भी पढ़ो इसे, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा आप एक क्रूअल डिसरिगार्ड रख रहे हो दूसरों के प्रति, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल आपके पास कोई फीलिंग नहीं है और इनसेंसिटिव बिहेवियर है किसी के प्रति। तो यहाँ पे एनजीटी का बिहेवियर कैसे हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो याचिकाएं थी उनका डिसमिसल इन्होंने कर दिया है, और बहुत मतलब जो इसको जिस चीज़ के लिए बनाया गया था इसके मैंडेट के, तो ये बोला जा रहा है कि उसके साथ एक तरीके से बेट्रायल है, धोखा है। सो इन 2010 सॉरी, तो इंडिया जो था तीसरी ऐसी कंट्री बन गया था जिसने एनजीटी को इम्प्लीमेंट किया था, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री के बाद थर्ड कंट्री कौन है, इंडिया। और अगर फर्स्ट डेवलपिंग नेशन आता है कौन है एनजीटी को इम्प्लीमेंट करने वाला, तो इंडिया है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 18 अक्टूबर एनजीटी एक्ट आया था 2010 में, सॉरी 2010 में, और उसके बाद ये बॉडी बनाई गई थी इन्वायरमेंटल केसेस को डील करने के लिए, ठीक है। सो इसका मैंडेट क्या था, एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड अभी हम बात करें तो मोर देन 90% ऑफ द केसेस जो हैं हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय द एनजीटी। एंड ग्रीन कोर्ट इसको भी बोलते हैं, हरित न्यायालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सीम्स टू हैव फुलफिल्ड इट्स मैंडेट। लेकिन जो एजेंसी है अभी इसके जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो इससे ये पीछे हट रही है, ठीक है। जैसे हमें जीवन जीने का अधिकार है और कैसे स्वच्छता के साथ हमें रहने का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत कवर हो जाता है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको फंडामेंटल राइट जब आप उससे पढ़ोगे, जो लक्ष्मीकांत है, तो उसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं समझ में आएंगे, लेकिन यहाँ से हमें न्यूज़पेपर पढ़ के रेगुलर क्लैरिटी मिलती जाती है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी किस में आएगा, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो इन द पास्ट 3 years पर्टिकुलरली एजेंसी हैज़ बीन फ्लॉल्टेड फॉर गिविंग शॉर्ट शिफ्ट टू ड्यू प्रोसीजर। और अभी जो है ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, न्यूज़पेपर ने रिवील किया है कि एनजीटी इन्वोक द डेडलाइन रिलेटेड टेक्निकल क्लॉज टू डिसमिस 11 पिटिशंस इन्होंने डिसमिस की थी, ठीक है। अभी इसको मतलब 2009 में क्या किया गया था, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद रिप्लेस किया गया था नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी को। और उस टाइम पे इनको क्योंकि जो NEA थी, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, तो इसको लैक्ड एक्सपर्टाइज बोला था, और ये पब्लिक ग्रीवेंसेस को हैंडल करने में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से एनजीटी एक्ट आया था, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप हुआ था, क्वाजी जुडिशियल 10 ऑफिशियल इसमें थे जो जुडिशियल बैकग्राउंड के रहेंगे और कुछ इन्वायरमेंटल मैटर्स के थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर क्या था, कभी भी फुल हाउस में ये फंक्शन इन्होंने नहीं किया, और यहाँ पे अभी 3 जुडिशियल और 3 एक्सपर्ट मेंबर हैं विद द स्केल एंड मैच्योर कंटेंशियस इन्वायरमेंटल इश्यूज एक्सपेंडिंग कंसिडरेबली। तो यहाँ पे बात करें अगर हम जैसे वेक्यूलर पोल्यूशन की, स्टेबल बर्निंग की, या फिर इससे लेके म्यूनसिपल वेस्ट हो, या फिर जो डैम और जो माइनिंग चैलेंजेस हैं, है ना, न्यूक्लियर बाय ई वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट, तो यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टाइज देखने को मिलता है ग्रीन कोर्ट की फंक्शनिंग में। और काफ़ी सारे मतलब इनके जो डिसीजन थे वो भी चैलेंज किए गए थे, है ना, और ओवर रूल भी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे 2019 की बात करें तो सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा था, इन्होंने गो अहेड दे दिया था। फिर अपेक्स कोर्ट ने क्वेश्चन किया, अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ही होता है, ठीक है। ट्राइबल के जो आप किस तरीके का एक्सपर्टाइज है आपका, है ना, क्यों आपने ये सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मतलब गो अहेड दे दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर वर्ड थे वो इनके लिए यूज़ किए थे मोपा एयरपोर्ट केस में, कि है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड 11 पिटिशन रिजेक्ट की गई थी ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा लास्ट ईयर में आफ्टर द डेडलाइन एंड 2 विदिन 60 days ऑफ द ओवर लिमिट। तो ये है। अब यहाँ पे जो एक है केस, पर्यावरण संरक्षण समिति लिपा वी यूनियन ऑफ इंडिया 2011, एनजीटी हैड टॉक्ड अबाउट नॉट बीइंग पेडेंटिक इन द एप्लीकेशन ऑफ द डेडलाइन रूल, इट वोक द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यही सब चीज़ें हैं कि उनको मतलब ये जो लेथार्जिक केयरलेस वाली ये सारी चीज़ें हैं डिसमिस करने का पिटिशन का, ये सब नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव, है ना, जो ये वर्ड के बारे में हमने बात की थी अभी, कि ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। सो ट्रिलेटरल ह्यूमिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है प्रताप भानु मेहता के द्वारा। और
कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस के। सो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना मस्ट बिल्ड ऑन डी एस्केलेशन, रेजिस्ट ह्यूब्रिस दैट एक्सर्ट्स इन यूनिलेटरल टर्म्पिज्म। अब यहाँ पे आप, इसका मतलब होता है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा प्राइड हो रहा है, एक्सेसिव प्राइड, तो ये वोकेबलरी थी। सो द अनाउंसमेंट अभी जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान की साइड से, जॉइंट जो पूरा स्टेटमेंट जो आया था कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड सीज फायर, है ना। तो ये है अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ वेलकम स्टेप। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें एलएसी चाइना की, और वो भी एक तरीके से सेंस ऑफ रिलीफ है हमारे, कि दोनों ही साइड पे अभी क्या हो रहा है, डी एस्केलेशन की प्रोसेस चल रही है। मतलब एलओसी पे तो खैर अभी नहीं था ऐसा कुछ, सुनने में अभी नहीं आया था, लेकिन बहुत सारी मतलब होते रहते हैं, सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता रहता है, ठीक है। दोनों ही साइड पे क्या होते हैं, वायलेशन होते हैं, जिसमें हमारे जो शहीद होते हैं, वो मतलब जवान होते हैं, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, लोगों के बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं वो खोए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हमारे मतलब दोनों ही साइड से एलओसी एंड एलएसी की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि यहाँ से जो चाइना है वो अपने ट्रूप्स को पुल बैक कर रहा है। अभी बहुत सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे पेंगोंग सो के नॉर्थ बैंक से और गोगरा हिल्स है ना, तो यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो दोनों ही साइन हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, वेलकमिंग हैं। और ये चीज़ बोली गई है, लेकिन अगर बात करें कि जो मतलब पहले प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें नहीं की थी, जबकि उनको एक चांस भी मिला था कि उनको उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, है ना, जब मुशर्रफ ने वो सब ऑर्गेनाइज मतलब एक तरीके से बोला था। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट, उनके एक इमेंस पॉलिटिकल कैपिटल है टू मेक बोल्ड फॉरेन पॉलिसी मूव्स, और जैसे स्ट्राइक ऑन बालाकोट है, लेकिन इसको जो है पॉलिटिकल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिकल यूज़ में इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए कुछ भी। या तो फिर मतलब चुनाव में कुछ चीज़ें बोली जा रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ना, तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, देश के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है। एंड देवर ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू सिग्नल अ चेंज इन स्टेटस को। लेकिन 2 साल के बाद हम देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो पैल्पेबली क्लियर टू इंडिया। पैल्पेबली का मतलब आप मुझे बताओ, है ना। फर्स्ट डे बेलिजरेंट यूज़, अब जैसे बेलिजरेंट है तो उसका मतलब क्या, वेरी वेरी अग्रेसिव, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। द मूड एट द मीटिंग वॉज बेलिजरेंट ऐसे बोल सकते हैं, थ्रेटनिंग, है ना। तो ये जहाँ पे वर्ड आते हैं तो मैं बताती जाती हूँ आपको, ठीक है। तो बेलिजरेंट यूज़ ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैज़ अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन योर इंटरनेशनल स्टैंडिंग। तो ये वाली चीज़ें हमें साइड ही रखनी चाहिए। और अगर जैसे जो इसके अलावा चाइना का जो प्रेशर था, है ना, ऑन द एलएसी हैज़ बीन वन ऑफ द मार्क सोबरिटी स्केलिंग बैक ऑल एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्लिपेंट मिलिट्रिज्म। तो यहाँ पे ये कि अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को काफ़ी रिलीफ उससे मिला होगा, जो हमारा हम फेस कर रहे थे स्टैंड ऑफ चाइना के साथ हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, है ना, क्योंकि वो हमें मतलब उस चीज़ में इंगेज रखा हुआ था चाइना ने। लेकिन यहाँ पे ये है कि देर इज़ नो डिनाइंग दैट द एलिसी स्टैंड ऑफ कंसिडरेबली रिलीज प्रेशर ऑन पाकिस्तान। और इंडिया के जो क्रॉस बॉर्डर एडवेंचरिज्म है, ठीक है, एडवेंचरिज्म, चाइना मे हैव नॉट पर्टिकुलरली केयर अबाउट आर्टिकल 370, डिड केयर अबाउट कैजुअल सिग्नलिंग दैट इंडिया माइट। तो मतलब ये कि चाइना ने 370 को, जिसको पाकिस्तान बार बार बोल रहा था कि इसको रिस्टोर करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, तो इस चीज़ को पे चाइना ने डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक तरीके से वो सिग्नल देना चाह रहा था कि बार बार कि क्या है, जो एलएसी एंड एलओसी है उनको हम लिंक्ड कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद जो कश्मीर का जो इशू है वो ट्रिलेटरल ना रह के और बिलेटरल, मतलब वो क्या होगा, वो ट्रिलेटरल है, इंडिया चाइना और पाकिस्तान के बीच का है, वो बायलैटरल नहीं है। आप जैसे बोलते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है, तो एक तरीके से वो हमको एक रिमाइंडर भेजना चाह रहा था। और यहाँ से दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, इंडिया नाउ हैज़ इनफ वेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि हमको पता है कि बार बार कितनी ज़्यादा कोशिश की, कितनी मिन्नतें करने के बाद भी जो पाकिस्तान है उसको, मतलब जो मिडल ईस्ट जो मुस्लिम मेजॉरिटी की कंट्री थी मालदीव और टर्की के अलावा, तो उनको क्या था, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिला, है ना, कि उसको बायकॉट करें इंटरनेशनल, जो कश्मीर इशू है उसको रेज करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हुई, हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, जो फ्रांस है और यूएस है यहाँ से भी। एंड important question about Indian democracy and the rights of Kashmir, but Pakistan can hardly show candle on this issue, and Pakistan infrastructure of terrorism has been a net liability of Pakistan itself। तो वहाँ का जो इंटरनल टेररिज्म है, जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पाकिस्तान वल्नरेबल है, क्योंकि वहाँ हमने FATF और FATF जो है ना, तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे कांस्टेंट रिमाइंडर भी देते हैं कि आपको ग्रे लिस्ट डाल के ब्लैक लिस्ट में हम डाल देंगे। तो वो भी एक चीज़ें फेस करते हैं, क्योंकि इससे इन पे काफ़ी ज़्यादा जो सैंक्शन है,
इकोनॉमिकली, है ना, वो सब लगेंगे, तो इनको लोन मिलने में दिक्कत होगी, सारी चीज़ों में दिक्कत होगी। तो एक तरीके से यहाँ ये पाकिस्तान खतरे में था। एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर सो लॉन्ग एज इंडियाज मूव्स और विद इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी है कि जो मतलब सारे बोला जाता है कि पैंडमिक है, तो पैंडमिक ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी एक दी है कि पाकिस्तान जो है रिकॉग्नाइज करे अपने जो साउथ एशिया रीजन है वहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो प्रोसेस उसको ठीक तरीके से रहे, है ना। पूरा एक ही कंट्री के खिलाफ मतलब वो ना हो, इंक्लाइन ना हो चाइना के ही सहारे। सो बट इंडिया सिग्नल्ड आर सॉल्व बट दैट चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक हेजेमनी कैन बी रेजिस्टेड। एंड चाइना जो है कभी भी मतलब ये नहीं चाहेगा कि इंडियन पावर को रिकॉग्नाइज वैसे भी नहीं करता है। एंड इंडिया माइंड ऑन द चाइना चैलेंज इट मे हैव अनविटिंगली डन इन इंडिया फेवर। तो यहाँ पे बस यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि दो तीन चीज़ें होनी चाहिए डीएस्केलेशन को लेके। पहला ये कि जो पाकिस्तानी है वो मतलब किस तरीके से डीएस्केलेशन करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि देयर इज़ ऑलवेज द रिस्क दैट सम फ्रिंज ग्रुप विल ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स, है ना, कि बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो सकते हैं जैसे कि इधर उधर से कोई बीच में इन्फिल्ट्रेशन करे और फिर हमारे दोनों कंट्री को कुछ एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़े, है ना। और बाकी और क्या क्या चीज़ हो सकती है, चाइनीज़ इंटेंशन जो है वो बिल्कुल ओपेक रहती है, उनकी कुछ इंटेंशन का पता नहीं चलता है क्योंकि जी जिनपिंग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, है ना। तो ये भी कुछ मतलब बहुत इजी नहीं है इसको ओवरकम करना, ये सारे चैलेंजेस को। तो लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ हमको क्या करना चाहिए, इस मूवमेंट को सीज करना चाहिए, डीएस्केलेशन को बिल्ड करना चाहिए। और पैंडेमिक ने अपॉर्चुनिटी दी है कि ग्रेट इकोनॉमिक कॉपरेशन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म जो मोमेंटम है वो सस्टेन हो सकता है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बोथ कंट्रीज विल हैव टू थिंक ऑफ व्हाट अ विन विन पॉलिटिकल नैरेटिव दे कैन लेजिटिमेटली ऑफर देयर सिटीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव वे में हम इसको लेके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे भी जो आर्टिकल है आइडिया पेज पे, रीडिंग जनरल बाजवा, तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा पाकिस्तान को भी, बाजवा को भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक नेगोशिएशन और इस वाली मतलब टेबल पे ये सब बातें कर रहे हैं। अप्रैल 2019 की बात करें, पुलवामा बालाकोट जब मतलब पुलवामा के बाद बालाकोट एंड द मिडिल ऑफ द इंडियन जनरल इलेक्शन, तो इन्होंने बोला कि इमरान खान ने मतलब ये बोला था, बेट लगाई थी कि जो इंडियन कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है टू कट अ डील ऑन कश्मीर, लेकिन जो मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो ब्रेक थ्रू कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी वो सारे जो कंट्रोवर्शियल मतलब चेंजेस हुए कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, तो उससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड उनको लगा, है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ले जाएंगे इस इशू को, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। और फिर एलिमेंट ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट जो आए हैं डीजीएमओ की साइड से कि एड्रेस ईच अदर्स कोर इशू, है ना, ये चीज़ बोला है। तो कोर इशू की जब बात आती है तो इंडिया के लिए कोर इशू क्या हो गए, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो, और पाकिस्तान के लिए कोर इशू क्या आ गए, कश्मीर का मुद्दा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यहाँ इन दोनों में मतलब जो म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ये प्रीवियस पीस इनिशिएटिव्स में भी यही चीज़ें आई थी सामने, जिसमें बार बार दोनों कंट्री के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाता है। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है 2004 के बाद जो सीज़ फायर हुआ था, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मुशर्रफ, तो यहाँ पे इन्होंने अग्रीड किया था कि पीस प्रोसेस को लेके। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान वाज टू हेल्प रिड्यूस क्रॉस बॉर्डर वायलेंस, और इंडिया ने बोला था हम नेगोशिएट करेंगे कश्मीर पे। और बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी लिए गए थे दोनों ही कंट्री के द्वारा एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन फिर भी जो कुछ ही टाइम तक ये चला, डिसिसिव जो डायलॉग्स थे मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के बीच में, लेकिन फिर बाद में आगे ये सारी चीज़ें नहीं बात बनी, है ना। तो अभी यही सब चीज़ें हैं कि अभी पूछेंगे मतलब जैसे what about the Kashmir settlement, back channel between Musharraf and Manmohan Singh did produce the framework for agreement। लेकिन जो मुशर्रफ के जो सक्सेसर थे, है ना, तो ये क्या थे, ये बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं थे इन सब चीज़ों से जो बातें चल रही थी। तो अभी भी ये हो सकता है कि जैसे जनरल जो बाजवा हैं तो वो अलग हैं, और इसके अलावा बाकी और लोग हैं जो वहाँ उनकी पार्टी में हैं, तो वो भी उनसे कंसेंसस से मतलब जो नेगोशिएशन और जो सेटलमेंट चल रहा है ना, तो उससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करने की कोशिश हो गई। और इसके अलावा बाजवा भी ये होप कर सकते हैं कि चाइना क्या कर सकता है, यूएनएससी में कंपेल कर सकता है जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं कि वहाँ पे उसको करें। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ वेस्टर्न और रशिया के सपोर्ट के द्वारा। एंड इट इज़ इंडिया दैट हैज़ बीन बेटर ऑफ मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हमने FATF ऑलरेडी मतलब जो हम ऑलरेडी आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं वही सब है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सपोर्ट हमें मिला, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
एंड पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन करना एंड थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन दैट वुड ड्रॉ यूएस इंटरवेंशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो है यूएस क्या करता है, कंटिन्यू रिस्पॉन्ड करता है इंडियन पाकिस्तान मिलिट्री क्राइसिस में, लेकिन वो इस तरीके से इंटरवेंशन मतलब इंडिया के फेवर में ज़्यादा मतलब करता है। इंटरवेंशन हैव इंक्रीजिंगली फेवर्ड इन इंडिया एंड डेमोस्ट्रेटिंग द विल टू एस्केलेट द कॉल टू पाकिस्तान न्यूक्लियर वेब, दिल्ली हैज़ फिगर्ड दैट इंटरनेशनल फेयर ऑफ एस्केलेशन कुड बी टर्म्ड अगेंस्ट रावलपिंडी। तो ये सारी बात है। और गिलगित बाल्टिस्तान का यहाँ पे मुद्दा है कि वो क्या करना चाह रहा है, वहाँ पे चेंजेस लाना चाह रहा है। ये इसको 1947 में जम्मू कश्मीर का मतलब पार्ट स्टेट बोला जाता है, तो ये यहाँ पे इसको 5th प्रोविंस बनाना चाह रहा है पाकिस्तान का। और बहुत सारे जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं इंडिया टू इंडिया, अब्दुल बसीत, तो इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं डीप कंसर्न कि यहाँ पे चेंज होगा तो वो अंडरमाइन करेगा, है ना, और ये प्रोफाउंड चेंजेस ये लाएंगे लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल केस ऑन कश्मीर को लेके। तो ये कुछ कंसर्न है और इसको सीरियसली लेना चाहिए जो बाजवा के साथ जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, मतलब जो नेगोशिएशन है उस पर। तो यही सब इस आर्टिकल में बताया गया था, ठीक है। देन यहाँ पे जो आर्टिकल था चिल्ड्रन कॉलिंग ऑन ऑफ प्ले, तो ये स्पोर्ट्स जो प्ले ग्राउंड है उसकी बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, तो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे एम्फेसिस किस पे किया गया है, मतलब मोर जो फोकस किया गया है, इट इज़ ऑन आउटपुट पोटेंशियल कंसर्निंग डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम पे, है ना, इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पे फोकस किया गया है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट 2025 तक ये स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी, उसको रैशनलाइज करेगी और जो रिसोर्सेज है उनको शेयर करेंगे प्लेग्राउंड्स को। अब जैसे ये है ना, मतलब अब बच्चे हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। अब किसी को सपोज कुछ डॉल हाउस या फिर किससे खेलना पसंद है ना, घर घर, या फिर किसी को क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक ही मतलब ग्राउंड अगर उनको प्रोवाइड होगा तो इनएफिशिएंट होगा। सो चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस इंडल्ज इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्ले एंड अकॉर्डिंगली हैव डिफरेंट प्लेग्राउंड्स नीड्स, है ना। तो ये सारे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो यही सब यहाँ पे बातें डिस्कशन की गई हैं। तो क्योंकि और इंडिस्पेंसिबल पार्ट भी बोला गया, इनहेरेंट वैल्यू भी बोला गया, रिकॉग्नाइज किया गया 1989 का जो यूएन कन्वेंशन हुआ था ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें प्ले को, स्पोर्ट्स को बहुत रिकॉग्नाइज किया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ द स्टोरीज ऑफ वुमेन, तो ये उसी से रिलेटेड केस है। प्रिया रमानी का एक्विटल जो हुआ था डिफेमेशन केस एमजे अकबर के खिलाफ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट को एक न्यू पाथ मिल जाएगा। और बहुत सारे जो मेन हैं वो क्योंकि एक्यूज्ड होने के बाद भी वो अच्छे से सर्वाइव कर लेते थे, उसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वुमेन को ही फील करने पड़ते थे, मतलब फेस करने पड़ते थे। जैसे कि उनकी जो एक इमेज है, अगर वो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं तो नेगेटिव बन जाती थी और फॉर द मोस्ट पार्ट। और इसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंसेस होते थे इनडायरेक्टली, वो एम्प्लॉयर के साथ क्या था उनका, मतलब एम्प्लॉयर उनका बाइकआउट कर देते थे, है ना। और ग्लोबली भी फिर जो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो एक अनविलिंगनेस दिखाती हैं कि वो। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। चाइनीज़ हैकिंग ग्रुप टारगेटिंग इंडियन फर्म साइबर इंटेल फर्म, ठीक है। तो जो चाइनीज़ स्टेट बैंक हैकिंग ग्रुप है, रिसेंट वीक्स में इन्होंने टारगेट किया है इंडियन आईटी सिस्टम को, मेनली जो 2 इंडियन वैक्सीन मेकर्स हैं उनको, है ना। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अगर रिसेंटली किसी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ATP10 जो था न्यूज़ में था, ATP10 या फिर स्टोन पांडा, ठीक है। तो स्टोन पांडा रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू, तो ये चाइनीज़ हैकिंग ग्रुप हैं। क्या है ये? चाइनीज़ हैकिंग ग्रुप है। एंड चाइना और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोविड-19 के जो शॉट्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ को गिफ्ट किए हैं। तो मेनली यहाँ पे जो गोल्डमैन सैच बैक्ड साई फर्मा है, तो जो सिंगापुर में बेस्ड है, टोक्यो में बेस्ड है, तो उनका कहना है कि चाइनीज़ हैकिंग ग्रुप AP10 ऑल्सो नोन एज स्टोन पांडा, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं गैप्स को, वल्नरेबिलिटीज़ को इन द IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर ऑफ भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर हैं। तो इनका जो रियल मोटिवेशन है इसके पीछे ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको मतलब अपना एक तरीके से चोरी कर लेना और उसमें गेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, है ना, उससे एडवांटेज लेना और ये सब करना, ठीक है। तो ये टारगेटिंग किसको कर रहे हैं? मेनली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कि एक क्या बना रहा है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फॉर मैनी कंट्रीज। एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी कुछ भी इस पर रिप्लाई नहीं किया है।
और जो भारत बायोटेक है और SII है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भी अभी कोई कमेंट नहीं किया है इस तरीके का, ठीक है। सो ये है। देन हाउ टू बुक अ वैक्सीन डोज, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो 45 एज बताया विद कोमॉर्बिडिटीज़ उनको दी जा रही है, एंड दोज अबव एज 60, ठीक है, तो उनको दी जा रही है। ऑन द फर्स्ट डे 25 लाख पोटेंशियल बेनिफिशियरी अराइजेज, बेनिफिशरी रजिस्टर्ड कोविन ऐप, जो कोविन पोर्टल था उसमें रजिस्टर किया, और ये वैक्सीनेशन इनका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो देखो आपको कहाँ पे लॉगिन करना है, cowin.gov.in में अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, OTP आया, फिर OTP जो है वो वैलिडेट हुआ, फिर जो है बेनिफिशरी को आपको अपनी जो डिटेल्स है, 4 डिटेल आपको मेनली फिल करनी होंगी, फ़ोटो ID, और जो टाइम ऑफ वैक्सीनेशन है जब आपको जाना है वो, और जो फ़ोटो आइडेंटिटी का नंबर है, जैसे आधार कार्ड डाले तो आधार कार्ड ID का नंबर, अपना एज, जेंडर, तो ये सब आपको डालनी होंगी। और या फिर आप कोई एनी प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी से सफ़र कर रहे हो तो वो सब चीज़ें है ना। तो यहाँ पे कि प्रोसेस क्या होगी अपॉइंटमेंट की, कि भैया शेड्यूल अपॉइंटमेंट आएगा और डायरेक्ट साइट जो है आपका अपॉइंटमेंट बुक करेंगे फॉर वैक्सीनेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपको वही अपना जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक है, पिन कोड है ना, वो सब चूज़ करना होगा। उसके बाद जब चूज़ कर लोगे तो डिस्प्ले आएगा लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर, तो फिर वो डालनी होगी। तो ये सब आप खुद से एक बार देख सकते हो कि क्या क्या प्रोसीजर इसमें है, ठीक है। बुक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज आएगा, ये है मेन मतलब यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, NPR, स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, तो ये सब ले जा सकते हैं। और जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिनको, तो वो अपने कोमॉर्बिडिटी वाले सर्टिफिकेट भी साइन करके ले जाएंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। और विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या जा सकते हो, हाँ विदाउट रजिस्ट्रेशन भी जा सकते हो। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी है, ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो आपको वहाँ से बाहर भेज देंगे, है ना। लेकिन ये कि बुकिंग देखना वैसे ज़रूरी है। एंड व्हाट फैक्ट्स मस्ट बेनिफिशियरी डिक्लेयर टू वैक्सीनेटर, तो वैक्सीनेटर को भी आपको कुछ बताना होगा कि अगर आपको पहले कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, है ना, किसी भी ड्रग के बाद, फूड के बाद, या फिर किसी वैक्सीन से आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सब बताना होगा। दूसरा आपको ये भी मेंशन करना होगा कि अगर आपको फीवर आया। तीसरा ये कि शी हैज़ टू मेंशन इफ़ शी हैज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कुछ है, ब्लड थिनर। फोर शी हैज़ टू से शी इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, कि मतलब जो भी कोई किसी मेडिसिन पे है जो कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो ये सारे आपको वैक्सीनेटर को बताने होंगे वैक्सीनेशन से पहले। हु ऑल कैन नॉट गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है, जो सब जिसको मिलेगी वो तो पता है, जिसको नहीं मिलनी चाहिए, मतलब जिसको नहीं जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो पता होना चाहिए कि जिसका एक तो हिस्ट्री रही हो एलर्जिक रिएक्शन की प्रीवियस डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, और जिसके एलर्जिक रिएक्शन हो वैक्सीन्स और इंजेक्शेबल थेरेपीज से, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से, या फिर फूड आइटम से। दूसरा जो प्रेग्नेंट मदर है, या फिर जिनको अभी वो श्योर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, या लैक्टेटिंग वुमेन, तो ये सब भी नहीं जाएंगी, ठीक है। सो पर्सन हैविंग एक्टिव सिम्टम्स, जो सार्स कोविड इन्फेक्शन के सिम्टम शो कर रहा हो, या कोविड-19 पेशेंट्स हो हु हैव बीन गिवन anti-SARS-CoV-2, तो ये सब लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। जो अनवेल हो, हॉस्पिटलाइज्ड विद और विदाउट इंटेंसिव केयर पेशेंट ड्यू टू एनी इलनेस, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे 45 एंड कोमॉर्बिडिटीज़ की लिस्ट भी दी गई है कि क्या क्या हो सकती है, ठीक है। एज ग्रुप जो एलिजिबिलिटी है 45 to 59। देन रिवाइजिंग फूड सिक्योरिटी एक्ट, वाई, हाउ एंड इम्प्लीकेशन सेंटर स्टेट, तो यहाँ पे बस ये कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 का, तो यहाँ पे नीति आयोग ने क्या डिस्कशन, एक पेपर